हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम अंसारी। और तो बच्चों, अब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, लगभग कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज के लेक्चर में एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन के साथ मैं हाजिर हूँ आपके लिए। और आपको मैं एक बहुत ही अच्छा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, और ये चैप्टर आप लोगों को मेरी राय अगर माने तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। अक्सर ये होता है कि लोग इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, और मैं ये कहता हूँ कि इस चैप्टर को ज्यादा पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों है? कौन सा वो चैप्टर है? तो बच्चों, ये चैप्टर है अपना बायोमोलिक्यूल्स। कौन सा चैप्टर है बच्चों? बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है। सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है, टॉपिक आपका बायोमोलिक्यूल्स है। नेम मेरा डॉक्टर एम अंसारी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। मैंने क्यों कहा इस चैप्टर को और ज्यादा पढ़ना चाहिए बच्चों? इसलिए कहा क्योंकि ये चैप्टर आपका केमिस्ट्री में भी है, बायोलॉजी में भी है। जब दो सब्जेक्ट में चैप्टर होता है कोई भी, तो उसमें क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। मैं केमिस्ट्री में बोलूं तो 5 नंबर तो आपके जेब में हो जाएंगे अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे। बाकी दो क्वेश्चन भी कभी कभी आए हैं तो 10 क्वेश्चन भी, मतलब 10 नंबर भी आपको मिल सकते हैं, और 5 नंबर तो आपके कन्फर्म है। तो इसीलिए केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बायोलॉजी में आप पढ़ते हो वो भी यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगी। तो चलो अब बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, फिर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों? जो हमारे फूड में बहुत ढेर सारे बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं। जो फूड होता है इसमें पाए जाते हैं हमारे बहुत ढेर सारे बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना। और ये क्या कराते हैं? ऑर्गेनेलिसिस कराते हैं। क्या कराते हैं? सेलो ऑर्गेनेलिसिस कराते हैं, जिसमें आप जानते हो कि जो एटम है वो मिलकर के मॉलिक्यूल बनाता है, मॉलिक्यूल मिलकर के मैक्रोमॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर ऑर्गेनल बनता है। और फिर ऑर्गेनल के बाद अगर हम बात करें, अगर छोटी सी यूनिट से लेकर के चलें तो सेल है, सेल से फिर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर उसके बाद पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फिर इसी तरीके से आप इकोलॉजी में पहुंच जाते हो, बायोलॉजी के, क्योंकि मैंने कहा कनेक्टेड चैप्टर है तो सब में जाएंगे हम लोग इस चैप्टर में, ठीक है ना। इकोलॉजी में पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद में अपना कम्युनिटी और दुनिया भर की चीजें, फिर इकोसिस्टम, कम्युनिटी, बायोम वगैरह वगैरह जाके लास्ट में हम लोग बायोस्फीयर तक पहुंचते हैं ना। बात छोटी सी शुरू होती है और कहाँ तक पहुंच जाती है। चलिए, तो इसके बाद जो है हम लोग बात करें बायोमोलिक्यूल्स की। तो बायोमोलिक्यूल्स में जनरली क्या होता है? द जनरल बायोमोलिक्यूल्स दैट आवर फूड कंटेंट्स आर। क्या क्या चीजें होती हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, और हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स, और लास्टली हमारे पास विटामिन होते हैं। तो यही टॉपिक्स है हमारे इस चैप्टर के, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट पढ़ने हैं, अमीनो एसिड्स पढ़ने हैं, प्रोटीन्स पढ़ने हैं, न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ने हैं, और विटामिन पढ़ने हैं। जब हम इतनी चीजें पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट, राइट। चलो, इसके बाद बच्चों कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स एंड फॉर्म अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों क्या सीखा आपने? ये जनरली प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, और एक लार्ज ग्रुप है हमारे पास में नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। अभी आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो चलिए, सम कॉमन एग्जांपल्स आर शुगर केन, ये आपने देखा ही होगा। इसके अलावा ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज, ईटीसी, बहुत सारे होते हैं। अभी हम लोग एक एक करके उनको पढ़ेंगे। लुकिंग क्लोजली एट द टर्म कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बन के हाइड्रेट्स, है ना। कार्बो मतलब कार्बोहाइड्रेट मतलब हाइड्रेट, मतलब ये हुआ कार्बन के हाइड्रेट, कार्बन प्लस वाटर, है ना। सिंपलेस्ट रेशियो इनका क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:2:1। कुछ एग्जांपल्स लेकर के देखते हैं। जैसे ग्लूकोज है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है। इन टर्म ऑफ H2O वी कैन राइट इट एज C6H2O होल 6, है ना। यहाँ पर देखेंगे, अगर दूसरा एग्जांपल हम सुक्रोज का ले बच्चों, तो सुक्रोज में हमारे पास क्या है? सुक्रोज मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11 होता है। अगर इसको H2O के टर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं C12H2O होल 11, ठीक। ये भी हमारे पास में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। हेंस दीज आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, राइट। दस जनरल फार्मूला कैन बी रिटन एज CXH2O होल वाई। यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई हो सकता है, और x नॉट इक्वल टू वाई भी हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन शुगर जो हमारे घरों में यूज होती है, जिसका नाम सुक्रोज है, आप देख रहे हो शुगर है ये, ठीक, जो हमारे घरों में यूज होती है। द शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क इज लैक्टोज। ये जनरल जनरल से छोटे छोटे से पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर याद रखने वाला है। द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज नोन एज अ लैक्टोज, ये हमारी लैक्टोज शुगर हो जाएगी। इसके बाद हम बात करें एक्सेप्शन की, तो बच्चों कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूला में फिक्स हो जाते हैं, बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। जैसे एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें, तो एसिटिक एसिड एक एसिड है, ये नॉट कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बट ये जनरल फार्मूला किसमें? कार्बोहाइड्रेट में फिट हो जाता है। एसिटिक एसिड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, वेयर एज रेफिनोज ये जनरल फार्मूला में फिट भी नहीं होता है, बट ये कार्बोहाइड्रेट है। एनसीईआरटी में दिए गए एग्जांपल्स को याद रखना पड़ेगा आपको। इट इंडिकेट ऑल द कंपाउंड which fit into the formula may not be classified as carbohydrate। जो हमारे फार्मूला में फिट हो जाए, जरूरी नहीं है कि वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट 1 की बात करते हैं।
तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं आल्सो कॉल्ड सैकेराइड, जो सैकेराइड है वो ग्रीक वर्ड है सैकेरॉन से बना है, जिसका मतलब होता है शुगर। इसका मतलब क्या होता है? शुगर। क्लासिफिकेशन ऑफ सैकेराइड में बच्चों हमारे पास मोनोसैकेराइड्स होंगे, डाइसैकेराइड्स होंगे, या मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स हम बोल दें, फिर पॉलीसैकेराइड बोल दें, ठीक है ना। तो तीन तरीके के हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। मोनोसैकेराइड जिसमें एक यूनिट होगी, है ना, एक मोनोमर हमारे पास में पाया जाएगा। मोनोसैकेराइड की एक यूनिट होगी तो उसको मोनोसैकेराइड बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ठीक है ना। या हम सिंपल बोल दें कि जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है वो हमारे मोनोसैकेराइड होते हैं। ओलिगोसैकेराइड में 2 से 10 तक यूनिट होती हैं, मतलब 2 से 10 तक यूनिट देते हैं वो हमारे किस पर, उस पर क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन करने पर, ठीक है ना। पॉलीसैकेराइड्स मेनी यूनिट्स देते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता हो, टू गिव द सिंपलर यूनिट ऑफ द पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड द मोनोसैकेराइड। अबाउट 20 मोनोसैकेराइड आर नोन टू अकर इन द नेचर। बच्चों एनसीईआरटी की लाइन है, लगभग 20 मोनोसैकेराइड हमारे नोन होते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है, ईटीसी। ओलिगोसैकेराइड की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स यील्ड 2 टू कितना 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स। क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स ईटीसी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स व्हिच प्रोवाइड ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स कितने मिल रहे हैं उसके बेसिस पर हम लोग डाइसैकेराइड, ट्राई, टेट्रा सैकेराइड बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर सुगर, सुक्रोज की बात करें तो ये ग्लूकोज फ्रक्टोज देता है, ये डाइसैकेराइड है। माल्टोज डाइसैकेराइड है। ग्लूकोज और ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं हमें हाइड्रोलिसिस पर, ठीक। पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स, ठीक है। ऑन हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड बोलेंगे, राइट। एग्जाम्पल है हमारे पास स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम, सीपीसी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स की अगर बात करूं बच्चों में, तो देखो नंबर ऑफ कार्बन, जनरल टर्म क्या यूज करेंगे? एल्डिहाइड होगा तो क्या बोलेंगे, और कीटोन अगर उतने कार्बन का होगा तो क्या बोलेंगे? एनसीईआरटी की टेबल यहाँ पर ली गई है। 3 होंगे अगर तो ट्रायोज बोलेंगे, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो ट्रायोज, कीटोन ग्रुप है तो कीटो ट्रायोज बोलेंगे। 4 कार्बन है तो टेट्रोज बोलेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप एल्डो टेट्रोज बोलेंगे, कीटोन ग्रुप है तो कीटो टेट्रोज बोलेंगे। 5 कार्बन का पेंटोज बोलेंगे अगर एल्डिहाइड ग्रुप एल्डो पेंटोज, और 5 कार्बन का कीटोन है तो कीटो पेंटोज बोलेंगे। अगर 6 कार्बन है तो हेक्सोज, एल्डो हेक्सोज और कीटो हेक्सोज। 7 कार्बन है तो हेप्टोज, एल्डो हेप्टोज और कीटो हेप्टोज। इस तरीके से इनके नाम दिए जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट 2 की। इसमें क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप हम क्लासिफाई करते हैं, टेस्ट और सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, नेचर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। तो बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो केमिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? मे बी एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे, या फिर द कंपाउंड विच प्रोड्यूस्ड सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, या तो फिर ऐसे कंपाउंड होंगे जो हमें हाइड्रोलिसिस पर ये यूनिट्स प्रोवाइड करते होंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे आते हैं केमिकली और फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये ग्लूकोज है मेरे पास। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप इस तरीके से ड्रा करते हो, सीएचओ है, फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाता है, लास्ट कार्बन पर 6 कार्बन पर अल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है, जो कि आइसोमेरिज्म में आपको सिखाया था। ओएच ग्रुप ऐसे इस कंडीशन में पाए जाते हैं, बाकी की पोजीशन एच से सेटिस्फाई होती है, ठीक है ना। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसमें 4 हमारे पास में सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप होंगे, ठीक है ना। इसको साइड में रख लेते हैं। अभी यहाँ पर बातों को सीखते हैं। ग्लूकोज जो है मेरा अल्कोहल है, एक एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, और 4 अल्कोहल ग्रुप, इसमें 5 अल्कोहल ग्रुप पाए जाते हैं, जिसमें से 4 क्या होते हैं? सेकेंडरी होते हैं। एक ये वाला जो होता है वो प्राइमरी होता है। इसको पीएचए बोल सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूं बच्चों, तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। कार्बन नंबर 2 पर कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है, कार्बन नंबर 6 पर हमारा अल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है, या हम कहें कि रिमेनिंग कार्बन पर अल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है। लेकिन इसमें जो होता है हमारे पास में OH ग्रुप की पोजीशन इस तरीके से होती हैं, और बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाती हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो 3 हमारे पास में सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। कितने बच्चों? 3, और एक है प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो इसमें हमारे पास में क्या क्या पाया जा रहा है? इसमें पाया जाता है फ्रक्टोज में अल्कोहल ग्रुप भी पाया जाता है और कीटोन ग्रुप भी पाया जाता है। कीटोन ग्रुप एक होता है, अल्कोहल ग्रुप 4 होते हैं, जिसमें से 3 सेकेंडरी, एक प्राइमरी होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोला जाता है इसको। तो बताओ फ्रक्टोज क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, जबकि ग्लूकोज क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। बात समझ में आती है? लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सुक्रोज। अब सुक्रोज का एग्जांपल लेते हैं। तो सुक्रोज हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देता है, ठीक। इसीलिए ये क्या है कि कार्बोहाइड्रेट है। अपॉन हाइड्रोलिसिस ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट बी ऑब्टेन पीएचए एंड पीएचके, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और कंपाउंड्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है ना। बात समझ में आती है? आती है, वेरी गुड।
बेस्ड ऑन टेस्ट एंड सॉल्युबिलिटी बात करते हैं तो शुगर और नॉन शुगर में मिलेंगे देखने के लिए। शुगर जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो शुगर क्रिस्टलाइन होते हैं, स्वीट टेस्ट के होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं। नॉन शुगर्स की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज इनकी ये अमोर्फस और टेस्टलेस होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं पानी, इसमें पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। नॉन शुगर, शुगर पानी में सॉल्युबल होते हैं, राइट। चलिए, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के बेसिस पर रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक। द रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट, और ये रिड्यूस नहीं करेंगे। ऑल मोनोसैकेराइड्स, ठीक। डाइसैकेराइड्स इन विच एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप आर फ्री, जिसमें एल्डिहाइड में कीटोनिक और एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होगा, वो वाला हमारा डाइसैकेराइड भी रिड्यूसिंग शुगर होगा। एग्जांपल माल्टोज एंड लैक्टोज, ठीक है। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करें, दे डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट, डाइसैकेराइड इन विच एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड वी हैव एज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बल्कि बच्चों मैं इस चीज को आपको बताऊं, एग्जांपल शुगर है, देखो इस चीज को एक लाइन में याद रखना, तो मैं बताता हूं आपको, देखो कैसे याद रखोगे। सिंपल सी बात करना, ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स आर reducing sugars except sucrose, except sucrose। बस इतनी लाइन याद रखना, तुम्हारा काम हो जाएगा। और सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग क्यों होता है? ड्यू टू 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये कैसे बनती है, क्या होती है, ये आपको आगे मिलेगा। 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से ऐसा होता है कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, राइट बच्चों। ये पॉइंट बस याद रखिएगा, काम हो जाएगा आपका। चलिए, प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पार्ट 1 की बात करते हैं। ग्लूकोज हमारे पास में मोस्ट नेचुरली अबंडेंट शुगर है। ग्लूकोज की अगर बात की जाए तो ग्लूकोज हमारा ग्रेप्स में, हनी में और ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है। इसमें ब्लैक ग्रेप्स में हमारा ज्यादा पाया जाता है, ये भी हम जानते हैं। ये बात हम लोग पढ़ते हैं कि ग्रेप्स में पाया जाता है, हनी में पाया जाता है, ह्यूमन ब्लड्स में, ब्लड सेल्स में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की बात की जाए तो ग्लूकोज को बनाने का लेबोरेटरी मेथड भी है और कॉमर्शियल मेथड भी है। लेबोरेटरी मेथड की अगर बात करें तो इसको सुक्रोज से बनाया जाता है, केन शुगर से सिंपल सी हाइड्रोलिसिस करके सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है, तो ग्लूकोज बना लेते हैं, ठीक। सुक्रोज प्लस H2O, H2SO4 या HCl के साथ में हाइड्रोलिसिस करेंगे, ग्लूकोज बनेगा और फ्रक्टोज बनेगा, केन शुगर है। हाउ टू सेपरेट ग्लूकोज फ्रॉम फ्रक्टोज, तो सेपरेट करने के लिए आप क्या करोगे, व्हाइल कूलिंग अल्कोहल इज एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर, है ना। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज बीइंग insoluble इन अल्कोहल क्रिस्टलाइजेस आउट फर्स्ट, और फ्रक्टोज में क्या होगा, फ्रक्टोज बीइंग मोर सॉल्युबल इन अल्कोहल रिमेन इन द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप इससे सेपरेट कर लोगे, हालांकि आपसे पूछा नहीं जाएगा, एनसीईआरटी में दिया। क्रिस्टल्स ऑफ ग्लूकोज आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। चलिए, दूसरी बात हम बात करते हैं, कॉमर्शियल मेथड क्या है, तो स्टार्च से बनाते हैं, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ। यहाँ पर हमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिल जाते हैं, ठीक बच्चों। एक चीज याद रखोगे, यहाँ पर ये जो है C6H12 होगा आपका O6, ठीक है, C6H12O6 होगा। एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपने लिया तो न्यूट्रलाइज बाय द एडिंग चाक पाउडर, ठीक। ये भी नहीं पूछा जाएगा, द कलर्ड इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय द एडिंग एक्टिवेटेड चारकोल। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद क्रिस्टल्स आर रिमूव्ड बाय कूलिंग, कोई मतलब नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बच्चों आप बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में पहला पॉइंट है हमारे पास, ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज। क्यों एल्डोहेक्सोज बोला बच्चों? पहली बात, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, हेक्सोज इसलिए क्योंकि 6 कार्बन पाए जाते हैं, एंड इज नोन एज अ डेक्सट्रोज, इसको हम लोग डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। इट इज अ मोनोमर ऑफ मैनी ऑफ द लार्जर कार्बोहाइड्रेट नेमली स्टार्च, सेलुलोज, उनका मोनोमर होता है। इट इज प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, ये हमारा मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है अर्थ पर। इट वाज असाइंड दैट स्ट्रक्चर गिवन अब ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस। इनके बेसिस पर हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है ना। CHOH का होल 4 होता है, कंस्ट्रक्ट करके स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा है, ऊपर CHO होता है, नीचे CH2OH होता है, ठीक है ना। बाकी ओपन स्ट्रक्चर अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला वाज फाउंड टू बी द C6H12O6 ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI। बच्चों ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 6 रिएक्शंस आपको सिर्फ पढ़नी है। प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग ऑन HI तो हमें नॉर्मल हेक्सेन मिलेगा, क्या इतनी बात दिमाग में गई? HI के साथ देर तक हीट करने पर नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे भी मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि HI रेड फास्फोरस जो होता है एक ही गाना गाता है, जो हमसे टकराएगा एल्केन बन जाएगा, तो नॉर्मल हेक्सेन बना देंगे 6 कार्बन का, ठीक है। सजेस्टिंग दैट ऑल द 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन। नॉर्मल का मतलब ही क्या होता है, एक स्ट्रेट चेन में अरेंज होंगे, ठीक है ना। जैसे ये मेरे पास ग्लूकोज है और इससे बन जाएगा नॉर्मल हेक्सेन, क्या बन जाएगा बच्चों, नॉर्मल हेक्सेन, इस तरीके से HI के साथ प्रोलॉन्ग हीट करने पर। बात समझ में आती है? बिल्कुल, एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म एन ऑक्सिजन एंड एड्स अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव
साइनोहाइड्रिन, दीज रिएक्शन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि एडिशन रिएक्शन देते हैं। ये कैसे करके होती है रिएक्शन, देखो ये ग्लूकोज है, ठीक, अब यहाँ पर NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, NOH बना देगा, ठीक है ना, CH2OH, ग्लूकोज ऑक्सीजन बन गया, ठीक। इसी तरीके से मेरे पास में यहाँ पर क्या है बच्चों, HCN है, तो HCN क्या करेगा, CHO ग्रुप से खाली रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर CHCN और OH इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, राइट। बात समझ में आती है, आती है। ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड ऑन द रिएक्शन विद द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। बच्चों याद रखिएगा, ग्लूकोज को अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा तो उसमें CHO ग्रुप जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा ना, क्योंकि आपने पढ़ा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक स्टेप ऑक्सीडेशन करा सकता है। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, बट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ी ना बना पाएगा, वो उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा। दिस इंडिकेट्स दैट द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। इसका मतलब पता चल रहा है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कीटोन नहीं है, वो क्या है, एल्डिहाइड है, क्योंकि कीटोन ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देता। देखो जरा रिएक्शन इस तरीके की होगी, Br2 वाटर के साथ COOH हो जाएगा और ये ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। बच्चों अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेना तो ये जो OH ग्रुप है ये भी ऑक्सीडाइज होकर के COOH यहाँ पर मिल जाएगा, जिसको हम लोग सैक्रिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैक्रिक एसिड बोलेंगे, ठीक है ना। ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड। अब वो चाहे ग्लूकोज हो चाहे ग्लूकोनिक एसिड, दोनों को ही क्या कर देता है, बोथ यील्ड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सैक्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैक्रिक एसिड बोलते हैं। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन द ग्लूकोज। अब देखो तुम्हारे दिमाग में बच्चों एक बात तो आ रही होगी, एक बात क्या आ रही होगी कि ये दिमाग में बात आ रही होगी कि भाई जब ये OH ग्रुप ऑक्सीडाइज हो गया तो ये OH ग्रुप क्यों नहीं ऑक्सीडाइज हुए। तो बच्चों याद रखो, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है ना। आपको पढ़ाएंगे क्या, आपको पढ़ा चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर आपको ये सारी बातें बताई गई। तो ये बन जाएगा सैक्रिक एसिड। चाहे तो इससे बना लो, इससे बनाया आपने, ग्लूकोज से बनाया, ग्लूकोनिक एसिड से बनाओगे तब तो काम और आसान है, खाली CH2OH वाले OH को COH में कन्वर्ट करना है ना। चलिए प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पार्ट 3 की बात करते हैं। इसमें हम कुछ अच्छी चीजों को पढ़ने वाले हैं। एसिटाइलेशन हमें कराना है, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड। किसके साथ कराएंगे बच्चों, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। गिव्स द ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, जितने भी अल्कोहलिक ग्रुप हैं आपके सारे के सारे, विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप, 5 ही तो प्रेजेंट थे बच्चों। सिंस इट एग्जिस्ट एज अ स्टेबल कंपाउंड 5 OH ग्रुप शुड बी अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम्स, है ना। 5 OH ग्रुप डिफरेंट कार्बन एटम्स से अटैच होते हैं। बात समझ में आई। CHO CHOH ये आपके पास ग्लूकोज है, अब इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड से कराओगे तो देखो CHOCOCH3 एसीटेट ग्रुप जुड़ जाएगा, CHO ऐसे रहेगा, यहाँ पर भी एसीटेट ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, पेंटा एसीटेट। बच्चों ये कार्बन से बना हुआ है बॉन्ड, ये बन गया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो बताओ आपने क्या किया, HI के साथ हीट किया तो आपको मिला नॉर्मल हेक्सेन। अगर आपने जो है HCN के साथ रिएक्शन कराई तो साइनोहाइड्रिन। अगर आपने NH2OH के साथ रिएक्शन कराई हाइड्रोक्सिल अमीन, उसके बाद में हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करा करके वहां पर क्या हो गया आपका CHO ग्रुप पर रिएक्शन हो गई, मतलब वो कार्बोनिल ग्रुप को क्या कर रहे हैं, प्रेजेंस को बता रहे हैं। उसके बाद आपने रिएक्शन कराई ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, आपको क्या मिला बच्चों, ग्लूकोनिक एसिड मिला, जो कि कंफर्म कर रहा है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो हमारा CHO ग्रुप है। इसके बाद आपने रिएक्शन कराई किसके साथ में, एसिटाइलेशन कराया, तो 5 हमारे OH ग्रुप को कंफर्म कर रहा है और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ चाहे ग्लूकोज हो चाहे ग्लूकोनिक एसिड हो, वो दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज होकर के सीधे सीधे क्या देते हैं, सैक्रिक एसिड देते हैं। इससे कंफर्म होता है कि जो हमारा OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट है वो एक प्राइमरी OH ग्रुप है, राइट। चलो इसके बाद में बात करते हैं, द एग्जैक्ट स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप्स वाज गिवन बाय द फिशर आफ्टर स्टडीइंग मेनी अदर प्रॉपर्टीज। इट्स कॉन्फिगरेशन इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड एज L कॉन्फिगरेशन इन फर्स्ट कंपाउंड में कह रहा है, तो एल तो होता नहीं, डी कॉन्फिगरेशन उसमें होता है। सो ग्लूकोनिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड एज अ सेकंड एंड सैक्रिक एसिड एज अ थर्ड। तो देखिए जरा फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर बनाते हैं। ग्लूकोज ये रहा मेरे पास, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, बहुत बार देख चुके हो बच्चों, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बना दिया। ग्लूकोनिक एसिड जो है मेरे पास इस तरीके का होगा, है ना, क्योंकि इसमें क्या होगा, COH हो जाएगा CHO वाला, और सैक्रिक एसिड में क्या हो जाएगा, दोनों ऊपर नीचे COH हो जाएंगे, तो ये हो गया मेरा क्या, सैक्रिक एसिड, राइट। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में, ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज अ डी प्लस ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, डी प्लस ग्लूकोज बोलते हैं इसको, बोलते हैं ना बच्चों। तो ये हो जाएगा मेरे पास में क्या, डी प्लस ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक। डी बिफोर द नेम ग्लूकोज को क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कॉन्फिगरेशन को रिप्रेजेंट करता है। वेयर एज डी प्लस ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी को, प्लस प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और कॉन्फिगरेशन को बता रहे हैं। इट मे बी रिमेंबर्ड दैट डी एंड एल हैव नो रिलेशन विद द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड से कोई रिलेशन नहीं होता इनका। द मीनिंग ऑफ डी एंड एल नोटेशन इज गिवन एज फॉलोज।
द लेटर डी और एल बिफोर द नेम ऑफ एनी कंपाउंड इंडिकेट द रिलेटिव कॉन्फिगरेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर, जो कि आपने आइसोमेरिज्म में पढ़ा था, है ना। दिस रिफर टू द रिलेशन बिटवीन द पर्टिकुलर आइसोमर ऑफ द ग्लिसरॉल्डिहाइड विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड ही देख रहे थे हम लोग आइसोमेरिज्म में। ग्लिसरॉल्डिहाइड कंटेन एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम एंड एग्जिस्ट इन टू एनंटियोमेरिक फॉर्म्स एज शोन बिलो। तो ये वाली प्लस फॉर्म हो गई और ये वाली हमारी माइनस फॉर्म हो जाएगी, है ना, माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्लियर, समझ में आई बातें। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज डी प्लस ग्लूकोज, डी बिफोर द नेम ग्लूकोज रिप्रेजेंट द कॉन्फिगरेशन वेयर एच प्लस रिप्रेजेंट द डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये आपने पीछे भी देख लिया था, ठीक है ना। रिमेंबर दैट डी एंड एल हैव नो रिलेशन विद ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड, ये भी बात आपको पीछे बताई जा चुकी है। ये आपने देखा था डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, और ये वाला ग्लूकोज में देखोगे तो इसी से कोरिलेट करोगे, नीचे वाली चीज बिल्कुल एज इट इज इसी से कोरिलेट हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं डी प्लस ग्लूकोज, है ना। प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पार्ट थर्ड की बात करते हैं बच्चों। इसको पार्ट में इसलिए डिवाइड किया कि आपको याद रखने में आसानी हो चीजों को। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसे बनता है इसकी बात करते हैं। द स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ द ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज बट द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड फैक्ट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द वाई दिस स्ट्रक्चर। कुछ चीजें जो है इस ओपन चैन स्ट्रक्चर से जब एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। ठीक, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसे बनता है वो अभी दिखाते हैं आपको। डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइडिक ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4-D एंड पी टेस्ट, मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जा रहा है बट ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल टेस्ट और सिफ टेस्ट नहीं देता है। एंड इट डज नॉट फॉर्म इन द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन बाई विद NaHSO3। क्यों नहीं देता है, क्योंकि ये जो है रिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, इस वजह से फ्री नहीं होता, इसलिए नहीं देता। द पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल एमीन इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप, है ना। तो क्या है, पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज रिएक्शन नहीं करता है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर CHO ग्रुप की क्या है, एब्सेंस है। क्या है बच्चों, CHO ग्रुप की एब्सेंस है। आगे चलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना करके देखेंगे अभी हम। ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स व्हिच आर नेम्ड एज अल्फा और बीटा। ठीक है, द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जिसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन होता है, याद नहीं रखना है आपको इज ऑब्टेन्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन। नहीं याद रखना है एक बार, ठीक है। ये अल्फा ग्लूकोज है जिसमें OH ग्रुप आपका यहाँ पर है कार्बन नंबर 1 पर, और वाइल द बीटा फॉर्म में OH ग्रुप क्या होगा, ऊपर की साइड में होगा। ठीक, while the beta form जिसका melting point 423 केल्विन है जो obtained by the crystallization of hot and saturated aqueous solution at 371 केल्विन। ये पॉइंट्स आपको नहीं याद रखने हैं, क्वेश्चन नहीं बनेगा इस पर। इट वाज proposed that one of the OH group may add to the CHO group and form a cyclic hemiacetal structure। जो हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़ी थी एल्डिहाइड्स की, वो रिएक्शंस यहाँ ग्लूकोज में बिल्कुल सब सामने निकल करके आएंगी। दिस बिहेवियर कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द ओपन चैन स्ट्रक्चर फर्स्ट फॉर ग्लूकोज, जो कि फर्स्ट स्ट्रक्चर हम लोगों ने ग्लूकोज का बनाया था, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसमें क्या होता है, जो हमारे पांचवी पोजीशन का OH ग्रुप होता है वो फर्स्ट पोजीशन वाले O जो CHO ग्रुप का कार्बन है उससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ में रिंग बनाता है, पांचवें नंबर का OH ग्रुप, है ना। तो हेमी एसिटल बनता है। अब वो बनता कैसे करके वो मैं आपको आगे अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। इट वाज फाउंड दैट ग्लूकोज फॉर्म्स अ 6 मेंबर्ड रिंग इन व्हिच OH एट C5 इज इन्वॉल्वड इन द रिंग फॉर्मेशन, ठीक है ना। देखिए जरा, this explain the absence of CHO group and also existence of glucose in the forms as shown below। तो किस तरीके से ये बनता है हमारा, इसको ध्यान में रखिएगा जरा, देखेंगे जरा यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज ये जो बना है ये बनता कैसे है, पांचवें कार्बन के OH के साथ CHO की रिएक्शन हुई और बन गया। ये कैसे होता है, देखो ये CHO ग्रुप है अपने पास, ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के साथ रिंग बनाएगा, ये हाइड्रोजन टूट करके कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन पर, क्योंकि जब रिंग बनेगी तो ये वाला बॉन्ड फ्री होगा। देखो जरा फिर कैसे होगा, इस तरीके से ये आपका बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये वाली फॉर्म में जब पहली पोजीशन पर OH ग्रुप बच्चों आपका पाया जाए राइट साइड में तो ये होता है अल्फा, और अगर ये पाया जाए लेफ्ट साइड में तो ये होता है बीटा। बस यही चेंज होता है और इसी चेंज के बेसिस पर आपको अल्फा और बीटा पहचानना होता है। क्लियर हुई बात। तो चलिए इतनी बातें आपने कर ली क्लियर, रिंग स्ट्रक्चर आपको आ गया समझ में। अब कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं। पायरॉन इज अ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम्स इन द रिंग। पायरॉन जो है वो भी 6 मेंबर की एक साइक्लिक रिंग होती है जिसमें 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन पाया जाता है, जो हमारे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से एनालॉजी शो करता है। पायरॉन द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज इज मोर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय द हवार्थ स्ट्रक्चर। अब हवार्थ स्ट्रक्चर से कैसे दिखाएंगे, the two cyclic hemiacetal forms of glucose differ only in the configuration of the hydroxyl carbon at C1 called the एनोमेरिक कार्बन। तो क्या आप लोग C1 को याद रख पाओगे, C1 कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है, राइट। चलिए आगे, अब ये जो एनोमर्स हैं हमारे पास इनको दिखाते हैं जरा, कैसे दिखाएंगे। सच आइसोमर्स दैट इज अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर्स। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, एनोमर्स बोलते हैं, राइट, एनोमर्स बोलते हैं।
तो देखो जरा, यहाँ पर है हमारे पास में क्या, द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरानोज स्ट्रक्चर, अल्फा और बीटा इज एनालॉजी विद पायरॉन। एनालॉजी शो करते हैं किसके साथ में, पायरॉन के साथ। तो ये स्ट्रक्चर है मेरे पास में, इसमें देखोगे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 6 कार्बन है, 5 रिंग में है, कार्बन एक है ऑक्सीजन, तो ये पायरॉन की तरह एनालॉजी शो कर रहा है, ये पायरानोज बोला जाएगा, ग्लूको पायरानोज। इसी तरीके से ये हमारे पास में क्या है, 1 2 3 4 5 6 करोगे, 5 कार्बन एक ऑक्सीजन रिंग में पाया जा रहा है, पायरॉन से एनालॉजी शो कर रहा है, पायरॉन बोलेंगे, और इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा बीटा, इसको क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, तो ग्लूको पायरानोज बोला जाएगा, बीटा डी ग्लूको पायरानोज। अच्छा, किस बेसिस पर डिफरेंशिएट किया गया, ये देखो, OH ग्रुप ऊपर है तो बीटा, नीचे है तो अल्फा, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब सेम है, ठीक है ना बच्चों। चलो आगे बात करते हैं बच्चों इपीमर्स की। दे आर डायस्टीरियोमर्स दैट कंटेन मोर देन वन कायरल सेंटर बट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली वन कायरल सेंटर। सिर्फ एक कायरल सेंटर पर ये डिफर करते हैं। जैसे डी ग्लूकोज और डी मैनोज की बात करें तो डी ग्लूकोज और डी मैनोज जो है ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एपीमर्स होते हैं। क्या होते हैं, एपीमर्स होते हैं बच्चों। ग्लूकोज की बातें यहाँ हो जाती हैं कंप्लीट। अब इसी तरीके से हम बातें करते हैं फ्रक्टोज की, फिर इसके बाद हम बातें करेंगे डाइसैकराइड्स की, राइट। चलो, फ्रक्टोज में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि सारी चीजें हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं। फ्रक्टोज इज एन इंपॉर्टेंट कीटो हेक्सोज। इट इज ऑब्टेन्ड, किससे ऑब्टेन करते हैं इसको बच्चों, तो इट इज obtained along with glucose by the hydrolysis of disaccharide, example सुक्रोज। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से बनता है। ये मेरे पास सुक्रोज है, एंजाइम यहाँ पर लोगे इन्वर्टेज और ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, राइट। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फ्रक्टोज आल्सो फाउंड टू बी C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का हुआ करता था। स्ट्रक्चर की बात करोगे, पहले भी पढ़ा चुके हैं, फिर बता दे रहे हैं, फिर पढ़ा दे रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन नेचर ऑफ इट इन प्रेजेंस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिसको हम लोगों ने पढ़ा आइसोमेरिज्म में, एंड पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कायरल सेंटर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डी माइनस फ्रक्टोज। तो देखिए, पहले कार्बन पर CH2H, लास्ट कार्बन पर CH2H, दूसरे कार्बन पर C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप मतलब कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है, इसीलिए इसको कीटो ग्रुप बोला जाता है। कीटो ग्रुप होने की वजह से इसको कीटो बोला गया, और 6 कार्बन होने की वजह से हेक्सोज, तो ये कीटो हेक्सोज का एग्जांपल है, डी माइनस फ्रक्टोज बोल सकते हैं इसको। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इट इज आल्सो एग्जिस्ट इन द टू साइक्लिक फॉर्म्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ OH एट C5 टू द CO ग्रुप, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से बन जाता है हमारे पास। अब यहाँ पर देखो, एक कार्बन बाहर निकल गया, रिंग बनी हमारी किसके बीच में, एक यहाँ से बाहर, एक यहाँ से बाहर, तो कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन और एक पांचवा ऑक्सीजन रिंग में है। 5 कार्बन है, सॉरी 4 कार्बन है, एक 5 है, पांचवा ऑक्सीजन है, 5 मेंबर है। 5 मेंबर की एक रिंग होती है जिसको हम लोग फ्यूरान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूरान बोलते हैं। ये एनालॉजी शो करता है फ्यूरान के साथ में, किसके साथ में, फ्यूरान के साथ में, अल्फा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरानोज। इसी तरीके से अगर इसको राइट साइड में लगा दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, ठीक है ना। यहाँ देखो, दीज डिफर एट C2 कार्बन कॉल्ड इपीमर्स। ये किस पर डिफर कर रहे हैं, C2 कार्बन पर, इसीलिए इनको क्या बोल सकते हैं, C2 इपीमर बोल सकते हैं, ठीक। बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। फ्यूरान इज अ 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड विद 1 ऑक्सीजन एंड 4 एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन के एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम, फ्यूरान। The ring thus formed is a 5 membered ring and is named as fructofuranose with analogy to the compound furan. With analogy to the compound furan, right? चलो, इसके बाद ये फ्यूरान है आपका, और इसी से एनालॉजी शो करते हैं किस तरीके से। द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ 2 एनोमर्स ऑफ फ्रक्टोज आर रिप्रेजेंटेड बाय हावर्थ स्ट्रक्चर। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्फा डी है और ये वाला आपका क्या है, बीटा डी है। क्या है बच्चों, बीटा डी है। बात समझ में आ रही है। चलिए, इसके बाद आगे चलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज एंड लैक्टोज। बच्चों अब आ जाते हैं हम लोग डाइसैकेराइड पर। किस पर आ जाते हैं, डाइसैकेराइड पर। तो डाइसैकेराइड में स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज की बात करें, कॉमनली सुक्रोज को हम लोग टेबल शुगर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और केन शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, केन शुगर भी बोलते हैं, राइट। तो केन शुगर भी बोलते हैं। चलो आगे, इसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ पॉइंट्स आपके साथ में डिस्कस करेंगे हम। कॉमन शुगर बोलते हैं, कौन सी, टेबल शुगर भी बोलते हैं इसको। बात समझ में आई। चलिए, इसके बाद सुक्रोज इज फॉर्म्ड व्हेन अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो क्या होता है, सुक्रोज इज फॉर्म्ड व्हेन अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, हेंस इट इज कॉल्ड अ डाइसैकेराइड शुगर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिला दो, डाइसैकेराइड बॉन्ड बना दो, पानी निकालेगा वहां से, तो बन जाएगा आपका एक डाइसैकेराइड, जिसको बोलते हैं क्या, शुगर। बोथ द रिड्यूसिंग ग्रुप्स आर यूज्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। दोनों के दोनों रिड्यूसिंग ग्रुप किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाते हैं। उसके बाद हेंस सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। पीछे भी मैं बता चुका हूं आपको, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से होता है। अभी देखोगे भी आप कैसे करके मिलेगा। सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज देता है। ये देखो जरा, आपके पास में अल्फा डी ग्लूकोज है, ये आपके पास में क्या है,
फ्रक्टोज है, क्या है बच्चों, फ्रक्टोज है आपके पास में, ठीक है, बीटा डी फ्रक्टोज है। यहाँ से क्या होगा, ये देखो H2O निकलेगा, जब H2O निकलेगा तो ध्यान देना जरा, यहाँ से क्या बन गया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना। कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, 1,2 के बीच में। बच्चों शायद मैंने कहीं पर ऐसा बोला 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से ये आपका नॉन रिड्यूसिंग होता है, तो गलत बोल गए हैं हम, वो वहां पर करेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। 1,4 की वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग नहीं होता, 1,2 की वजह से होता है, क्योंकि 1,4 तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नॉर्मली हमें देखने के लिए मिलती ही है हर जगह पर, ठीक है बेटा। 3 तरीके की लिंकेज होती है, लिंकेज का काम यही लगाते हैं। 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज में मिलेगी, 1,4 कॉमनली हर जगह मिलेगी, और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमें मिलेगी ब्रांचिंग ऑफ अमाइलोपैक्टिन में। इसमें मिलेगी अमाइलोपैक्टिन की ब्रांचिंग में मिलेगी, वो भी हम अभी स्टार्च के स्ट्रक्चर में दिखाएंगे आपको। तो ये कौन सी लिंकेज है बच्चों, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, राइट। चलो, इनवर्ट शुगर क्या है, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये देता है हमको डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज और लिवो रोटेटरी फ्रक्टोज, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है प्लस 52.5 डिग्री का, जबकि लिवो रोटेशन होता है 92.4 डिग्री का। लिवो रोटेशन ज्यादा है, इसीलिए जो मिक्सचर होता है हमारा वो लिवो रोटेटरी होता है। As a result, sucrose brings about a change in the sign of rotation from the dextro to levo, and the product is named as a invert sugar. सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, लेकिन लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि लीवो रोटेशन क्या ज्यादा है, इसलिए तो इसीलिए इसको हम लोग इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। अब बात करते हैं माल्टोज की। तो माल्टोज क्या है हमारे पास में, माल्टोज इज ऑब्टेन्ड बाय द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च की पार्शियल हाइड्रोलिसिस, क्योंकि माल्टोज एक क्या है, डाइसैकेराइड है, और अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें स्टार्च की, तो स्टार्च एक पॉलीमर है, उसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज मिल जाएंगे n नंबर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। चले, बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन बिटवीन द 1 and 4 कार्बन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, कैसे करके बनेगा अभी दिखाएंगे, इसीलिए ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है बच्चों। कंसिस्ट ऑफ अ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमारा बनता है वो कैसे करके बनेगा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा है किसका, ग्लूकोज का, किसका बच्चों, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इस तरीके से जो हार्वर्थ स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था ग्लूकोज का, वो हो गया ये, ठीक। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज है। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास ग्लूकोज ही होगा, क्योंकि ग्लूकोज ही से बनता है। दूसरा हमारे पास वो भी अल्फा डी ग्लूकोज होगा, क्योंकि जो हमारा स्टार्च होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, और सेलुलोज जो होता है वो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। यहाँ से देखो एक कार्बन, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 से OH निकल रहा है, यहाँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज 1,4 में बनी है, इसीलिए ये क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग शुगर है। स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज की बात करें, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन C1 ऑफ गैलेक्टोज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज का C4 और गैलेक्टोज का C1 यूज किया जाता है, राइट। नहीं आया, आ गया। दिस इज नोन एज अ मिल्क शुगर, मिल्क में पाई जाती है, इसलिए इसको मिल्क शुगर बोला जाता है, राइट। अच्छा, इसके बाद देखो जो हमारे पास लैक्टोज है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, 1,4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये वाली कौन सी है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, राइट। चलो, अब स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं बच्चों। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसैकेराइड में क्या चीज मिलेगी देखने के लिए हमें यहाँ पर, और इनके इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट की भी बात करेंगे यहीं पर। सबसे पहला मेरे पास स्टार्च। स्टार्च जो है वो पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज का, मतलब ग्लूकोपाइरानोज का मतलब वही ग्लूकोज है, और अल्फा ग्लूकोज जो है वो हमारा मोनोमर है स्टार्च का, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टार्च कंसिस्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस, दो होते हैं, एक अमाइलोज दूसरा अमाइलोपैक्टिन, राइट। एक अमाइलोज होगा, दूसरा अमाइलोपैक्टिन होगा। अब स्टार्च जो है इसमें अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन, अमाइलोज कम होता है 20% तक, अमाइलोपैक्टिन 80% तक होता है। और भी इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अमाइलोज 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिंक होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, एक कार्बन और 4 कार्बन के बीच में, मतलब C1 और C4, लाइक माल्टोज, जैसा कि माल्टोज में था। जबकि देखो जरा यहाँ पर आप बनाओगे इसका स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके से बनेगा आपके पास में, स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, ठीक। देखते रहेंगे हम लोग, इस तरीके से हमारे पास में बन जाता है स्टार्च का स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। देखिए ये दूसरा हमारे पास में ग्लूकोज है, कौन सा ग्लूकोज होगा, अल्फा डी ग्लूकोज। तो दूसरा ग्लूकोज ये हमारे पास में है। अब इस ग्लूकोज में देखेंगे तीसरा ग्लूकोज हमारे पास में, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज जुड़े होंगे ना, क्योंकि मोनोमर है, बहुत सारे ग्लूकोज इस तरीके से इसमें जुड़े होंगे। तो यहाँ से हमारे पास में जो कंडीशन दिखाई दे रही है उसमें से क्या होगा, OH निकलेगा। क्या होगा बच्चों, OH निकलेगा। कहाँ से, कैसे करके, 1,4 पोजीशन से, है ना। तो यहाँ से OH, यहाँ से OH 1,4 से, तो देखिए 1,4 पर बन जाएगी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और यहाँ हो जाएगा ये कंटिन्यू, तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये अल्फा होता है, इसीलिए अल्फा लिंक्स बोल रहे हैं, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है ना, इसीलिए अल्फा लिंक्स। और यही बात सेलुलोज में बीटा बोल सकते क्या है, बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए अमाइलोपैक्टिन में क्या होता है, ये अमाइलोज की जो चीजें थी, इसी तरीके से अमाइलोज की दूसरी चेंज जो है वो जुड़ जाए, अल्फा लिंक यहाँ भी था। अब यहाँ से क्या होगा, ये वाला 1 और 6
इसमें जो है आपके पास ये बन जाए लिंकेज, कौन सी, ये वाली लिंकेज। फिर से देखो जरा कहाँ बनी है लिंकेज, यहाँ पर H2O निकला, ये बन गई लिंकेज। ठीक, इसको बोलते हैं 1,6 ग्लाइकोसिडिक ब्रांच, है ना, बिटवीन टू अमाइलोज मॉलिक्यूल। दो अमाइलोज मॉलिक्यूल के बीच में जो ब्रांचिंग होगी जिससे अमाइलोपैक्टिन बन रहा है, उस ब्रांचिंग में आप लोग देख रहे हो कि 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है, राइट। तो ये क्लियर किया। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज पर। मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर्स होता है, हम लोग सभी जानते हैं, लॉन्ग अनब्रांच्ड पॉलीमर है। सेलुलोज कंसिस्ट ऑफ द टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्वाइंड बाय बीटा लिंक, द सेलुलोज कंसिस्ट ऑफ 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। स्टार्च में क्या पाया जाता था बच्चों, स्टार्च में पाया जाता था अल्फा, और इसमें क्या पाया जाएगा बच्चों, बीटा, क्या, बीटा लिंकेज, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज इसका मोनोमर होता है। चलिए इसके बाद यहां से देखेंगे कि किस तरीके से बनेगा हमारे पास में सेलुलोज। ये हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है, और साथ में ये मेरे पास दूसरा बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ऐसे बहुत सारे बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे मेरे पास। तो यहां से ये बना अपना बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पर 1,4 के बीच में से OH निकल रहा है, ये बन गया हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये है कौन सी लिंक, बीटा लिंक, क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज लिया है। इसी तरीके से ये आगे कंटिन्यूएशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हमारा सेलुलोज भी कंप्लीट हुआ। और अब हम बात करते हैं बच्चों ग्लाइकोजन की। किसकी बात करते हैं, ग्लाइकोजन की बात करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। किसकी तरह स्टोर होते हैं, ग्लाइकोजन की तरह कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर्ड होते हैं एनिमल बॉडी में। लीवर, मसल्स, ब्रेन, ईस्ट एंड फंजाई सोर्स हैं ये हमारे पास में। क्या क्या चीज, लीवर, मसल, ब्रेन, ईस्ट एंड फंजाई। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन की बात करें तो स्ट्रक्चरली सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन एंड इज रेदर मोर ब्रांच देन अमाइलोपैक्टिन ऑफ स्टार्च, ठीक है। अमाइलोपैक्टिन की तरह ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, इवन इसमें ज्यादा ब्रांचिंग पाई जाती है अमाइलोपैक्टिन से भी। यूजेस में, व्हेन द बॉडी नीड ग्लूकोज एंजाइम ब्रेक द ग्लाइकोजन डाउन टू ग्लूकोज, है ना। क्या करते हैं, ग्लूकोज ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देते हैं एंजाइम, अगर बॉडी को एनर्जी की नीड होती है तो। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं बच्चों। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट आर एसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, दोनों के लिए क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं। हनी इज कार्बोहाइड्रेट यूज्ड एज अ इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बाय वैद्स इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बहुत पुराने टाइम पर वैद्स जो होते थे, वो वैद्स क्या करते थे, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज करते थे हनी को। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल, स्टोरेज मॉलिक्यूल, है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, स्टोरेज मॉलिक्यूल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड टू बिल्ड फर्नीचर, वुड, फर्नीचर और वुड बनाने में यूज किए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर मेनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज लाइक द टेक्सटाइल, पेपर, लिक्वर्स, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद द कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ अल्फा डी राइबोज एंड डी ऑक्सी राइबोज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ डी राइबोज और 2 डी ऑक्सी डी राइबोज आर, ये कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन बायोसिस्टम इन कॉम्बिनेशन विद मेनी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन सिस्टम इन द कॉम्बिनेशन विद द मेनी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, उनके साथ भी ये पाए जा सकते हैं। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है बच्चों। तो देखिए प्रोटीन जो है हमारे पास में दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। प्रोटीन ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोस, है ना, विच मीन्स प्राइम इंपॉर्टेंस और प्राइमरी, जिसका मतलब होता है प्राइमरी या फिर प्राइम इंपॉर्टेंस, मतलब जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम, ठीक है। चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन आर मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट, फिश, मीट, ईटीसी, ये हमारे जो होते हैं प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते रहते हैं इस बात को। दे आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सारे के सारे अल्फा अमीनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो हमारे पास 4 तरीके की प्रोटीन होती हैं। वैसे तो मेनली अगर हम वैसे देखें तो हमारे पास में 2 तरीके की होंगी, एक फाइब्रस प्रोटीन और दूसरी ग्लोबुलर प्रोटीन। 4 तरीके में अभी हम लोग डिवाइड करेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पर, ठीक है ना। चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स लाई साइड बाय साइड, तो उसको फाइब्रस प्रोटीन बोलेंगे। चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स फोल्ड टू गिव अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, तो उसको हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन बोलेंगे, राइट। तो जो हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रोटीन में, वो कैसे बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज is an amide formed between COOH and NH2 group by elimination of a water molecule, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से COH ग्रुप में से और NH2 ग्रुप, इन दोनों में से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाए तो बन जाता है हमारे पास अमाइड, ठीक। अब देखो जरा कैसे, OH इसका, H इसका, देखो जरा यहाँ से H2O निकाल दो तो ये क्या बनेगा अपने पास CONH, ऐसे करके ये बनेगा CONH।
और यहाँ पर आ जाएगा बॉन्ड, तो ये बन गया आपका क्या, अमाइड लिंकेज। व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन अमीनो एसिड कंबाइंड विद डाइपेप्टाइड इट फॉर्म ट्राइपेप्टाइड, ठीक है ना। तो क्या होगा, डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड ऐसे बनते चले जाएंगे, लेकिन अमाइड लिंकेज एक कम होगी। जैसे अगर डाइपेप्टाइड है तो सिर्फ एक अमाइड लिंकेज पाई जाएगी, और अगर ट्राइपेप्टाइड है तो सिर्फ 2 अमाइड लिंकेज पाई जाएंगी। देखो जैसे ये डाइपेप्टाइड है तो इस पे कितनी अमाइड लिंकेज पाई जा रही है, सिर्फ एक पेप्टाइड लिंकेज पाई जा रही है। ठीक, इसको अमाइड बॉन्ड बोल सकते हैं, अमाइड लिंकेज बोल सकते हैं। द अमीनो एसिड आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंक्स। अमीनो एसिड किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड लिंक से। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो यहाँ 4 तरीके के स्ट्रक्चर मिलते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देखो सिंपल सी बात ऐसे समझ लो, शॉर्ट में मेरी बात को समझ लो। इसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो अगर वो नॉर्मल ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन में है, तो ये हो गया मेरे पास में प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होती है, थोड़ी सी फोल्डिंग पाई जाती है। ठीक, टर्सरी स्ट्रक्चर में फर्दर फोल्डिंग, सेकेंडरी में फर्दर फोल्डिंग हो जाए तो वो टर्सरी स्ट्रक्चर बनाता है। और क्वार्टररी स्ट्रक्चर में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा चेन्स और उनमें फर्दर फोल्डिंग ऐसे करके पाई जाए, ऐसी फोल्डिंग पाई जाए, तो इसको बोलते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। राइट, सिंपल में समझोगे तो यही बात है। अब देखो जरा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रिफर टू द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होंगे। ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्ट्रेट लाइन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, लॉन्ग अमीनो एसिड चेन्स एग्जिस्ट इन द टू एग्जिस्ट इन लूप, एग्जिस्ट इन लूप, coiled stretched or folder give a particular shape of the protein molecule which refer to a secondary structure। इसमें क्या होता है, लूप बनता है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। वो कैसे करके बनता है, इसमें 2 फॉर्म्स होती हैं, एक अल्फा हेलिक्स फॉर्म होती है, दूसरा प्लिएटेड सीट स्ट्रक्चर होता है, जिसको बीटा फॉर्म होता है ना, बीटा प्लिएटेड सीट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। अब देखो, चेन्स आर क्वाइल्ड बाय ट्विस्टिंग इनटू राइट हैंडेड स्पाइरल नोन एज अल्फा हेलिक्स। देखो जरा, ये जो है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन CO एंड NH बॉन्ड, CO NH बॉन्ड के बीच में, ये देखो जरा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, ठीक है ना, ये CO NH बॉन्ड के बीच में। अकर्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम चेन रिजल्टिंग द फोल्डिंग ऑफ द पॉलीमर, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होती है, जिसकी वजह से फोल्डिंग हो जाती है, ठीक है ना। आगे, दीज चेन्स गेट फुली स्ट्रेच और एक्सटेंडेड रिजल्टिंग इन अ फ्लैट सीट। जब इसको खींच दिया जाए तो खींचने पर क्या हो जाएगा, एक फ्लैट सीट बन जाएगी। दस चेन्स कॉन्ट्रैक्ट स्लाइटली बट दे स्टिल लाई साइड बाय साइड हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, रिजल्टिंग इनटू अ शीट लाइक स्ट्रक्चर। वो इस तरीके की शीट बन जाएगी, लाइक दिस, ठीक है। व्हेन these chains are placed one above the other they give rise a beta pileated sheet। ये क्या देते हैं, अगर इनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो बीटा पिलिएटेड शीट देते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, द प्लेट्स रन फ्रॉम फ्रंट टू बैक। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। तो देखिए, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। द टर्सरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है उसमें फर्दर फोल्डिंग हो जाती है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। ये अनफोल्डेड है, इसमें फोल्डिंग हो गई, फोल्डेड हो गया, ठीक है ना। द पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, इसमें पाया जाता है आपका डाइसल्फाइड लिंकेज और हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ रहे थे, इसमें डाइसल्फाइड लिंकेज और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों पाए जाते हैं। वंडरवाल फोर्स भी पाया जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पाया जाता है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में 4 फोर्स पाए जाते हैं, राइट। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें द प्रोटीन्स कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर रिफर्ड टू एज अ सब यूनिट, ठीक है ना। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर रिफर्स टू द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये हमारे पास में अल्फा वाली हो गई, ये बीटा वाली हो गई, इसमें 2 या 2 से ज्यादा चेन है और इनमें खूब फोल्डिंग हो गई है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, इसमें है 4 सब यूनिट ऑफ द प्रोटीन आर अरेंज इन अ सिंगल यूनिट, ठीक, तो इसको बोलेंगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें एक ये हो गया, दूसरा आपके पास ये हो गया, तीसरा आपके पास ये हो गया और चौथा आपके पास ये हो गया, राइट। चलिए, इसके बाद में बच्चों देखिए, सिंपल तरीका ये है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया, सेकेंडरी में फोल्डिंग टर्सरी बन गया और टर्सरी में फोल्डिंग क्वार्टरनरी बन गया, जो कि मैंने आपको सिंपल वे में बताया था। अब आइए बात करते हैं यूजेस ऑफ प्रोटीन और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम की, ठीक है ना। तो यूजेस ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स की। यूजेस ऑफ प्रोटीन की बात करें तो दे आर फाउंड इन द लिविंग सेल एंड सेल प्रेजेंट इन स्किन, हेयर, मसल, नर्व्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज एंड हार्मोन्स, इन सब में प्रोटीन्स पाई जाती है। एज हार्मोन प्रोटीन रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस रेगुलेट करते हैं। ये सब कुछ नहीं, यहाँ पर चीजें पूछी जाती हैं, यहाँ पर सब कुछ नहीं पढ़ना है बच्चों, ठीक है ना। प्रोटीन्स फॉर्म द मेजर पार्ट इन इम्यून सिस्टम का मेजर पार्ट बनाते हैं। प्रोटीन हेल्प इन द जनरल बियर एंड टियर ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है ना, मेंटेनेंस का काम करते हैं। रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी टेम्परेचर, उसका भी काम करते हैं। प्रोटीन्स आर मेजर फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के लिए भी जरूरी होते हैं, ठीक है ना। चलिए, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की अगर मैं आपसे बात करूं तो डीनेचुरेशन में एक पॉइंट सिर्फ आपको याद रखना है, ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन क्या होता है, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्टर्ब एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, बस ये लाइन याद रखनी। प्रोटीन
found in a biological system with a unique three-dimensional structure and biological activity is called a native protein. When a protein in its native form is subjected to physical change like in temperature, केमिकल चेंज और पीएच चेंज, द हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्टर्ब। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस में पाए जा रहे थे? सेकेंडरी और टर्सरी में। जब हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होंगे तो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर जो होंगे हमारे वो क्या हो जाएंगे? वो बेकार हो जाएंगे, मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसकी नहीं रह जाएगी उसमें, ठीक है ना। इसीलिए उनका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। डीनेचुरेशन में सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर ही खराब होते हैं। ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट्स अनकॉइल्ड एंड प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये वाली लाइन जो है आपकी, यही लाइन इंपॉर्टेंट है। कौन सी वाली? ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जबकि प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, वैसा ही रहता है। तो कोआगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ द डीनेचुरेशन। ऐसे ही आप उसका एग्जांपल ले सकते हो कर्डलिंग ऑफ मिल्क का, व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क। अब बच्चों बात करते हैं एंजाइम्स की। लाइफ इज possible due to the coordination of the various chemical reactions in the living organism. An example is the digestion of food, absorption of appropriate molecules, and ultimately production of energy. तो ये हमारे enzymes के लिए होता है. This process involves a sequence of reactions, and all these reactions occur in body under very mild conditions. ठीक है? This occurs with the help of the certain biocatalyst called enzyme. हमेशा एक पॉइंट जैसे प्रोटीन में बताया उसी तरीके का एक पॉइंट यहाँ पर। एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं या बायोकैटलिस्ट बोल सकते हैं। स्पेसिफिक होते हैं, सिलेक्टिव नेचर के होते हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ग्लोबुलर प्रोटीन। ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट होगा। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर रिएक्शन फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। स्पेसिफिक और सिलेक्टिव नेचर के होते हैं। द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ध्यान दो, ये आपका बायोलॉजी में है, केमिस्ट्री में नहीं है। नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम जिसको हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास को फैक्टर भी होता है एक टर्म, प्रोस्थेटिक ग्रुप दैट इज कलेक्टिवली बॉन्डेड विद द एंजाइम कंपोनेंट इज कॉल्ड को फैक्टर। तो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जो कि हमारा कोवलेंट बॉन्ड से एंजाइम के साथ में बंधा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? को फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को फैक्टर। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो एंजाइम के साथ है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर एंजाइम के साथ अच्छे तरीके से बंधा है तो उसको क्या बोलते हैं? कोवलेंट को फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। The prosthetic group attached to the enzyme at the time of reaction is called coenzyme. अगर रिएक्शन के टाइम पर अटैच होता है तो उसको coenzyme बोला जाता है। They are generally named after the compound or class of the compound upon which they work. ठीक है, इनका नाम बाद में दिया जाता है। Sometimes enzyme are also named after the reaction in which they are used. जैसे the enzyme which catalyze the oxidation of one substrate with simultaneous reduction of the another substance are named as a oxidoreductase. मतलब ऑक्सीडेशन भी करा रहा है, रिडक्शन भी करा रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे बच्चों? ऑक्सीडोरेडक्टेज एंजाइम। बात समझ में आती है? बिल्कुल। द एंजाइम नेम एंड्स विद एज। एंजाइम के नेम में क्या आता है बाद में? एज। लाइपेज, अमाइलेज, इन्वर्टेज, जाइमेज, है ना। तो सब में क्या आता है? एज आता है। जैसे इसको कन्वर्ट करने के लिए कौन यूज करोगे? माल्टोज है, अगर ये तो माल्टेज यूज करोगे। अगर इन्वर्ट शुगर होती तो इसको इन्वर्टेज यूज किया जाता है ना। दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में टूटता है, पहले ही पढ़ चुके हो। ये माल्टेज क्या है? एंजाइम है। Enzyme are needed only in the small quantity for the progress of a reaction. Similar to the action of the chemical catalyst, enzymes are said to reduce the magnitude of the activation energy. जैसे कैटलिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं, वैसे ही ये भी क्या कर देते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। एग्जांपल, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज 6.22 किलोजूल पर मोल, while the activation energy is only 2.15 किलोजूल पर मोल when hydrolyzed by the enzyme sucrase, है ना। हालांकि ये डाटा आपको याद नहीं करना है। Some examples of the enzyme catalyzed reactions are, ये हमारे पास इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता था, पढ़ चुके हैं, इसलिए कोई डिटेल डिस्कशन नहीं। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इसको बोलते हैं। इन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल जाइमेज की प्रेजेंस में होता है, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। इथाइल अल्कोहल बनाया था हम लोगों ने इससे, ठीक है ना। तो ये बातें हो जाती हैं बच्चों हमारी सारी की सारी किसके बारे में? एंजाइम्स के बारे में। चलिए बेटा, अब अगला टॉपिक है हमारा विटामिन के बारे में। विटामिन को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो विटामिन पार्ट 1 की बात करते हैं। बच्चों विटामिन जो टर्म है, डेफिनेशन है इसकी, वो क्या होती है? विटामिन आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिक्वायर्ड इन द डाइट इन द स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है ना, टू परफॉर्म द स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस एंड द नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ द ऑप्टिमम ग्रोथ इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप लोग जब बायोलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर बच्चों पढ़ते हो, वहां पर आप क्या पढ़ते हो कि हमारे पास मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड और माइनर कंपोनेंट ऑफ फूड। तो विटामिन जो होते हैं वो माइनर में आते हैं, मिनरल्स माइनर में आते हैं, है ना। तो इसीलिए ये किसमें चाहिए होंगे? स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होंगे। विटामिन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं? जो पानी में सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल जो हमारे फैट में सॉल्युबल होते हैं। दे हैव लो टॉक्सिसिटी, कौन से? जो वाटर सॉल्युबल है। और जो फैट सॉल्युबल है उनकी टॉक्सिसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। इनको कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी
जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो हमारे यूरिन के साथ में रिलीज हो जाते हैं, इसलिए इनको स्टोर नहीं किया जा सकता। कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी। जो हमारे फैट सॉल्युबल है उनको स्टोर किया जा सकता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन में बच्चों खाली खाली विटामिन बी और विटामिन सी आएगा, विटामिन बी और विटामिन सी याद रखेंगे। इसमें ए डी ई के आएगा, फैट सॉल्युबल में ए डी ई के, क्या क्या बच्चों, ए डी ई के, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। सम इंपॉर्टेंट विटामिन बच्चों, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें विटामिन का केमिकल नाम देखना है और विटामिन का सोर्स देखना है, विटामिन का यूज देखना है, उसकी डिफिशियंसी से होने वाला डिजीज क्या होगा। तो पहले विटामिन ए की बात करते हैं, केमिकल नेम रेटिनॉल। बच्चों जल्दी जल्दी याद करते जाइएगा, विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है, सोर्स इसका फिश, लिवर ऑयल, कैरेट्स होता है, ठीक है ना। जीरोफ्थैल्मिया इसकी वजह से हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, जीरोफ्थैल्मिया, डिफिशियंसी से जीरोफ्थैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। दूसरा है मेरे पास विटामिन डी, जिसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, है ना, फिश ऑयल, वाटर मिल्क। सोर्स मत याद रखिएगा, रिकेट्स हो जाता है बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है अडल्ट में, ठीक है ना। विटामिन ई की बात करते हैं, केमिकल नेम होता है बच्चों इसका टोकोफेरॉल, क्या नाम होता है, टोकोफेरॉल। इसकी डिफिशियंसी से कमी हो जाता, वो हो जाता है, डिजीज हो जाता है, स्टेरिलिटी हो सकती है, न्यूरोसिस ऑफ हार्ट मसल हो सकती है, ठीक है। चौथा विटामिन है हमारे पास विटामिन के, केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन, और इसकी डिफिशियंसी से ब्लड क्लोटिंग टाइम जो होता है वो हमारा बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, ब्लड क्लोटिंग टाइम बढ़ जाता है, ठीक है ना। अगला है हमारे पास विटामिन बी वन, जिसका केमिकल नेम होता है बच्चों थियामीन, नॉट थाइमीन, दिस इज अ थियामीन, ठीक है ना। डिफिशियंसी से डिजीज होता है वेरी वेरी, बहुत पूछा गया क्वेश्चन ये। अगर बात करें हम बी टू की, तो बी टू का नाम होता है राइबोफ्लेविन, और इसकी डिफिशियंसी से इसकी कमी से रेडनेस ऑफ टंग हो जाती है, चिलोसिस हो जाती है, डर्मेटाइटिस हो जाती है, ठीक है ना। डर्मेटाइटिस, चिलोसिस और रेडनेस ऑफ द टंग। विटामिन पार्ट टू में बात करते हैं हम लोग विटामिन बी फाइव की, नियासिन नाम होता है या निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं इसको। इसका जो है डिफिशियंसी से डिजीज पेलाग्रा हो जाता है, रफ स्किन हो जाती है, डर्मेटाइटिस हो जाती है, डायरिया हो जाती है। पेलाग्रा, डर्मेटाइटिस, डायरिया, रफ स्किन, ठीक है। बात करते हैं बी थ्री की, तो पेंटोथेनिक एसिड इसका नाम होता है, ऑल फूड स्टफ्स में पाया जाता है, बर्निंग फीट होता है इससे, इसकी डिफिशियंसी से बर्निंग फीट हो जाता है बी थ्री की कमी से। बी सिक्स की बात करें, पायरिडॉक्सिन नाम होता है, डर्मेटाइटिस और कन्वर्जेंस हो जाते हैं। एनसीईआरटी सिर्फ कन्वर्जेंस के बारे में लिखती है, तो आपको कन्वर्जेंस को अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है बच्चों। चले इसके बाद विटामिन बी सेवन का नंबर आता है, बी सेवन दिया नहीं एनसीईआरटी में, बायोटिन या विटामिन एच इसी को बोला जाता है, ठीक है ना। ये विटामिन एच जो होता है, ये क्या होगा, एनारोबिक एनीमिया, इन्फ्लामेशन ऑफ द, सॉरी, विटामिन एच की बात कर रहे थे, विटामिन बी सेवन की बात कर रहे थे। ब्लड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज कराता है, पैरालिसिस और लॉस ऑफ हेयर होता है इसकी वजह से, बी सेवन की वजह से। बी नाइन की बात करें तो फॉलिक एसिड इसका नाम होता है, और एनीमिया, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग हो जाता है इसकी डिफिशियंसी से, ठीक है। बी ट्वेल्व की बात करते हैं तो साइनोकोबालामीन इसका केमिकल नेम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विटामिन बी ट्वेल्व का जो है आपका नाम पूछा जाता है, केमिकल नेम साइनोकोबालामीन होता है बच्चों। इसमें कोबालामीन से पता चल रहा है कोबाल्ट मेटल होता है, ये भी याद रखेंगे, पूछा जाता है, कोबाल्ट मेटल होता है। मीट, लीवर, किडनी, फिश, मिल्क में पाया जाता है, परनीसियस अनीमिया हो जाता है डिफिशियंसी से, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, क्या हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, डिफिशियंसी से स्कर भी हो जाता है। और डिले इन द वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग में भी क्या हो सकता है, डिले हो सकती है, अगर कहीं वुंड हो गई है तो उसमें हीलिंग जल्दी नहीं होगी। अब बच्चों इसके बाद आते हैं हम लोग अमीनो एसिड्स क्लासिफिकेशन, पार्ट वन, पार्ट वन, ठीक है बच्चों। तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, उनकी बात करते हैं। द कंपाउंड्स विच कंटेन अमीनो मतलब NH2 एंड कार्बोक्सिल मतलब COOH ग्रुप आर कॉल्ड अमीनो एसिड्स, क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड्स बोलते हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोटीन प्रोड्यूस ओनली अल्फा अमीनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं वो किसके पॉलीमर होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड के पॉलीमर, राइट। तो देखो जरा, NH2 है, CHOH है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी अमीनो एसिड का। इसमें क्या होता है बच्चों, एक जो ग्रुप होता है हमारे पास, ये आर ग्रुप, ये वेरिएबल होता है, इसके चेंज होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट नाम रखे जाते हैं अमीनो एसिड के, बाकी ये तीन ग्रुप आपके सेम रहेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद में आगे बात करें अमीनो एसिड्स की। तो बच्चों यहाँ पर अमीनो एसिड्स कुछ इस तरीके से लिखे गए हैं, बहुत सारे हैं आपके पास में। ये पूरी टेबल एनसीईआरटी में आपको दी गई है, मैंने वैसे ही आपको यहाँ पर बना करके रिप्रेजेंट कर दिया आपके सामने, ये सारे के सारे दिए गए हैं। कुछ बातें आपको याद रखनी है, जो मैं आपको पॉइंट्स हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक, इन सबको मैं ऐसे ही हटा दे रहा हूँ। 20 होते हैं, 20 आपके यहाँ पर जो है खत्म हो जाते हैं, ठीक। अब देखो याद रखो, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन द NH2 ग्रुप, इसको छोड़ो। जो हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, मैं पहले पढ़ा देता हूँ आपको यहाँ पर। एसेंशियल, एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। लिस्ट आपके पास ऊपर दी गई है, उसमें आप इस तरीके से ट्रिक से याद रख लीजिएगा, BIP
हाल में टी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 के 10 जो हैं आपके एसेंशियल अमीनो एसिड है। इसके बाद नॉन एसेंशियल अगर आपको याद रखने हो, नॉन एसेंशियल, तो आप याद रख लीजिएगा A³ G³ PCS टायर बनाते हैं। ये बनाते हैं का कोई मतलब नहीं, यहाँ टायर मतलब टायरोसिन है। तो ये 10 नॉन एसेंशियल हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप इस तरीके से याद रख लोगे। बाकी टेबल में देख लीजिएगा कि इन सबके मतलब क्या क्या है, ठीक है ना। चलिए, अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई किया गया बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप, बेस्ड ऑन द नेचर, बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस। अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप के बेसिस पर अल्फा अमीनो एसिड बोलेंगे, अल्फा पोजीशन पर NH2 ग्रुप पाया जा रहा है, ठीक है ना। बीटा अमीनो एसिड अगर बीटा पोजीशन पर पाया जा रहा है, कहाँ पाया गया, देखो इसमें बीटा पोजीशन पर पाया गया है ना, तो बीटा अमीनो एसिड बोल दिए। गामा अमीनो एसिड अगर गामा पोजीशन पर NH2 ग्रुप पाया जाएगा तो गामा अमीनो एसिड हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं ग्लाइसिन का, तो ग्लाइसिन क्या है, अल्फा अमीनो एसिड है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव के साथ साथ सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, स्वीटेस्ट अमीनो एसिड है। बच्चों सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड पूछा जाएगा तो आपको बताना है सिस्टीन और मिथियोनिन, ऐसे ही लिख लीजिएगा कहीं, सिस्टीन और मिथियोनिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। अगर आपसे पूछा जाए बेसिक अमीनो एसिड तो हिस्टडीन, आर्जिनिन, लाइसिन और वैलिन होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अमीनो एसिड पार्ट 2 की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन नेचर। On the basis of number of NH2 and COH group, amino acids are classified as, है ना, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। बच्चों होता क्या है इसमें, एसिडिक है अगर तो इसमें COOH ग्रुप ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू NH2 ग्रुप, ठीक। अगर बेसिक है तो NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू COOH ग्रुप। अगर न्यूट्रल है तो NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप होंगे हमारे क्या, बराबर। क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। बात क्लियर हो गई। चलिए, सीख गए आप। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स बेस्ड ऑन द नेचर। एसिडिक अमीनो एसिड, दीज अमीनो एसिड्स कंटेन द मोर COH ग्रुप देन NH2 ग्रुप। मैंने बताया आपको, ग्लूटामिक एसिड इसका एग्जांपल है, और एक एग्जांपल इसका और एक और एसिड होता है वो हो जाएगा, ठीक। बेसिक अमीनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, वो दोनों इसके एग्जांपल थे, ठीक है। बेसिक अमीनो एसिड की बात करें, दीज अमीनो एसिड्स कंटेन द मोर अमीनो ग्रुप देन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हेंस दीज आर बेसिक इन नेचर। लाइसिन, है ना, हिस्टडीन, अर्जिनिन, लाइसिन और वैलिन, चार होते हैं आपके बेसिक, बाकी सारे न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं। इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर न्यूट्रल। ग्लाइसिन है, ठीक, एक ही एग्जांपल लिया। बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस, एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और नॉन एसेंशियल होते हैं। तो एसेंशियल जो हमारी बॉडी में क्या नहीं बनते हैं, क्या, जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, द अमीनो एसिड which cannot be synthesized in our body are called essential amino acids। क्या बोलते हैं उनको, essential। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर, तो एग्जाम्पल हमें मिलेगा वैलिन, ल्यूसीन, आइसोलिसिन, ETC, बहुत सारे होते हैं क्योंकि न्यूट्रल में, है ना। चलिए, इसके बाद नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अच्छा, एसेंशियल की बात कर रहे थे हम लोग, न्यूट्रल की नहीं कर रहे थे। तो एसेंशियल में आपको क्या याद रखना है बच्चों, VIP हाल में TT, ठीक। इस तरीके से आप पूरी लिस्ट बना लेंगे, देख लेंगे। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में A³ G³ PCS टायर बनाते हैं, तो टायरोसिन था, ठीक है। A³ G³ PCS टायर। The amino acids which can be synthesized in our body are called the non-essential amino acids, ठीक। ग्लाइसिन है, एलानिन है, ग्लूटामिक एसिड है, ETC। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द अमीनो एसिड्स एंड नॉमेनक्लेचर की। तो देखिए जरा, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बिहेव लाइक अ सॉल्ट रेदर देन सिंपल एमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है ना। Aqueous solution of carboxylic acid can lose a proton. The amino group can accept the proton, giving a rise to the dipolar ion known as a deuterion। बच्चों ये बात याद रखनी है आपको कि deuterion क्या होता है। deuterion को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जो हमारे पास अमीनो एसिड होते हैं, इन अमीनो एसिड में से NH2 ग्रुप एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है COOH वाला, तो COH वाले पे COO पे आ जाता है माइनस चार्ज, NH2 पर आ जाता है प्लस चार्ज, जस्ट लाइक दिस। तो इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एडजस्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। सारे अमीनो एसिड ज्यूटरानिक फॉर्म में पाए जाते हैं। ये है हमारे पास में एलानिन, ठीक है ना। एलानिन का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड एलानिन। अब बात करते हैं बच्चों न्यूक्लियक एसिड्स की। किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियक एसिड्स की बात करेंगे। तो न्यूक्लियक एसिड्स में कुछ बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते हैं, वहां पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए ये क्या होते हैं, दीज कंपाउंड्स आर द सब्सटेंस ऑफ हेरिडिटी। ये क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं सब्सटेंस ऑफ हेरिडिटी। न्यूक्लियक एसिड रिजेंबल प्रोटीन इवन थ्रू केमिकली दे आर डिफरेंट। न्यूक्लियक एसिड जो होते हैं प्रोटीन से रिजेंबलेंस तो शो करते हैं, बट ये केमिकली डिफरेंट होते हैं। द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीईस्टर चेन इज
द बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है, जिसको पॉलीईस्टर चेन बोलते हैं, बैकबोन होती है न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल की। इट इज एन ईस्टर ऑफ द फास्फोरिक एसिड विद सुगर। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? फास्फोडाईस्टर लिंकेज में पाई जाती है, तो ये ईस्टर होते हैं फास्फोरिक एसिड विद सुगर। In the nucleus of a cell, the chromosomes are made of nucleoproteins which contain two type of the nucleic acid, RNA and DNA। ठीक है ना? चलिए, डीएनए से उसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। आरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना? अब देखिए कैसे करके बनेगा। इस तरीके से हमारे पास में ये एक शुगर होगी। ठीक, ये शुगर बन गई, बीटा डी राइबोज शुगर है, और इसके शुगर के मिलने से ये इस तरीके से बन जाएगा। ये दूसरी शुगर हो गई मेरे पास में, है ना? दूसरी शुगर के बाद यहाँ से बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज हो गया। ठीक है, अब यहाँ से होगा क्या? सीधी सीधी सी बात, इन डीएनए द ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन का जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव कर देंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, अ चेन इज मेड फ्रॉम द मैनी न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे मैनी न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोला जाता है उसको। एवरी न्यूक्लिक एसिड इज मेड आउट ऑफ सुगर बैकबोन, जैसे कि राइबोज। अब देखो, ये सुगर 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 है अपने पास, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फोरिक लिंकेज। ठीक, देखो जरा, बेस सुगर फास्फेट, बेस सुगर फास्फेट, बेस सुगर फास्फेट, ये बन जाता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो मोनोमर होते हैं किसके? न्यूक्लिक एसिड के, नॉट न्यूक्लियोसाइड। बच्चों देखो, न्यूक्लियोसाइड मतलब बेस और सुगर होगा, न्यूक्लियोटाइड बेस सुगर फास्फेट तीनों चीजें होंगी। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस, और फिर उसके बाद क्या बच्चों? न्यूक्लिक एसिड पिरिमिडीन्स और प्यूरिन्स रखते हैं। न्यूक्लिक एसिड में जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं पिरिमिडीन्स और प्यूरिन्स होते हैं। प्यूरिन्स आर करस्पॉन्डिंग बेसिस फॉर पिरिमिडीन्स। तो देखो जरा, प्यूरिन में साइटोसिन आता है, प्यूरिन में गुआनिन आता है, इसमें थाइमिन और इसमें एडेनिन आता है, इसमें आपका यूरेसिल आता है ओनली इन आरएनए के केस में, और यहाँ पर बस 2 ही होते हैं आपके पास। तो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, 5 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जिसमें से क्या क्या चीज बच्चों? एडेनिन और गुआनिन जो है हमारे वो प्यूरिन है, और साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये हमारे पिरिमिडीन्स होते हैं। यूरेसिल रिप्रेजेंट बाई थाइमिना, रिप्रेजेंट थाइमिना, थाइमिना नहीं बल्कि थाइमिन होगा बच्चों। यूरेसिल इज डिफरेंट इन 1 मिथाइल ग्रुप देन थाइमिन, और वो भी 5 डैश पोजीशन पर अगर हम क्या लगा देते हैं बच्चों? 5 डैश पोजीशन पर अगर मिथाइल लगा देते हैं तो हमारे पास में बन जाता है 5 मिथाइल यूरेसिल इज कॉल्ड थाइमिन। ठीक है ना, या मिथाइलेटेड यूरेसिल इज कॉल्ड थाइमिन। तो बच्चों ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर बायोमोलिक्यूल का। थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा है आप लोगों ने, एंजॉय किया होगा, अच्छे से इसको तेजी से रिवाइज कर लीजिएगा। आपका एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, 2 3 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं अगर आप बायोमोलिक्यूल को बायोलॉजी से भी रिलेट कर लें तो पूरे पेपर में। ठीक है ना बच्चों? तो ये था आपका बायोमोलिक्यूल, और आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ा। अब इसके बाद हमारा चैप्टर बचता है पॉलीमर, और बचता है क्या? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उनको भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ के खत्म करेंगे। प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।